सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको क्या लगता है आजकल के पेरेंट्स कहाँ पे फंस रहे हैं? पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं फॉल्ट पे हैं क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड हैं। कहीं ना माँ बाप की जो फ़ोन की एडिक्शन है वो बच्चों पे भी आ रही है। मम्मी को मी टाइम चाहिए तो Right. बच्चे को भी तो मी टाइम चाहिए ना। Absolute. दो बच्चे होते हैं ना किसी पेरेंट के, वो कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। एक जो कंपैरिजन क्रिएट किया वो इनका अब कभी ख़त्म नहीं होगा। और दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के अंदर हमारे डीएनए ने ही तो आना है ना। बचपन से ही बच्चा थोड़ा सफरा रहा है कह सकते हैं, इसलिए वो फ्यूचर में ऐसी फैमिलीज़ को भी नेगलेक्ट करता है, शादी के माहौल को नेगलेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं जब वो देख लेती है ना कि मेरे परिवार में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, मेरे माँ बाप की नहीं बनी, तो मुझे भी एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि अलग रहे माँ बाप से। मायके वाले कहते हैं कि ये तो पराए घर की है, ससुराल वाले कहते हैं अपने घर जाओ, लड़की कहाँ जाए। तो उसने अपने बच्चों की जब परवरिश करनी शुरू करी तो उसने ये सोचा कि मैंने तो ये सब कुछ सह लिया, मैं अब अपनी बेटी को नहीं सहने दूंगी या मैं अपने बेटे को नहीं सहने दूंगी। जैसे आप बच्चों को बाहर लेके जाते हो, आप बोलते हो बच्चों हेलो बोलो, वो रेजिस्ट करते हैं अपने आप को। शॉपिंग है ऑनलाइन है, आप स्टडीज़ हैं ऑनलाइन है, आपका जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो गया। 6 क्लास तक के बच्चे से पहले को तो बच्चा को फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। जी, मोबाइल फ़ोन इतना कमाल का आविष्कार था कि अपनी फैमिली के साथ ना 24/7 कनेक्टेड है। इज़ इट गुड कि बच्चों को चीज़ें पहले मिल रही है, या कहीं हम उसको ख़राब कर रहे हैं कि एफर्ट ना लेना पड़े, पहले ही चीज़ें सर्व हो रही हैं और उसका माइंड एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। थैंक यू सो मच हिमांशु जी दोबारा बुलाने के लिए। मैम हम हमेशा आपको बुलाते रहेंगे जब जब हम किसी प्रॉब्लम फंसेंगे, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है मैम वो पेरेंटिंग से रिलेटेड है। जी, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, बीइंग ऑल्सो वेरी न्यू पेरेंट, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मेरे क्वेश्चन बहुत सारे पर्सनली होने वाले हैं। मेरे 2 साल के बच्चे, 2 बच्चे हैं मेरे, एक 6 साल का और एक 2 साल का, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड ही। जी। बट बिगिन मैं इस पॉडकास्ट को ऐसे करना चाहूँगा कि आपको जब आप मासेस में बात करते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, आई वांट सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको क्या लगता है आजकल के पेरेंट्स कहाँ पे फंस रहे हैं? हिमांशु जी, आज का जो क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन आपने वो पूछा है। आज की डेट में सभी पेरेंट्स को प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चों के साथ हमारा तालमेल, और जो मैं समझ पा रही हूँ उसके अंदर पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं फॉल्ट पे हैं क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड हैं। और दूसरा हमारा जो फ्लॉ है वो है न्यूक्लियर फैमिली। अभी बच्चे जो हैं वो संस्कार कहाँ से सीखें, वो बच्चों को जो मातृत्व चाहिए, जो पिता का स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि लाइफ के अंदर बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब हमने बेबीज़ प्लान किए हैं तो बेबीज़ को प्लान करने का मतलब है कि ये आपकी अमूल्य धरोहर है, और जिसको आज जैसे भी आप सींचेंगे वो कल वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम लोगों को सिर्फ अपने करियर पे ध्यान ना देकर अपने बच्चों पे भी पूरा ध्यान देना है ताकि बच्चे संस्कारवान बने। और दूसरा ये कि हम जिस तरह से भी उनको अपने आप को देखते हैं ना, जब हम लोग 60-65 साल की उम्र में होंगे और हम बच्चों से जो एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं उस उम्र के अंदर जाके कि हाँ हमारे बच्चे हमें रिस्पेक्ट करें, हमें प्यार करें, तो वो प्यार और रिस्पेक्ट आज हमें उनको देनी पड़ेगी, उनको सिखानी पड़ेगी। जी, ट्रू, एब्सोल्युटली मैम, ठीक कह रहे हो। तो न्यूक्लियर फैमिली में आना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि कहीं ना आपका बच्चा, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो समझ ही नहीं पा रहे उस रिश्ते को, राइट। आप अपने ही फैमिली में अलग हो जाते हो, अब आपकी अपनी फैमिली से नहीं बन पा रही है, अपनी बहनों से नहीं बन पा रही है, मतलब उसकी बुआ चली गई या उसकी मौसी चली गई, उसके दादा दादी चले गए, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको रिश्ते समझने में। और जो इस वजह से जब बच्चा, माँ बाप क्योंकि आपने जैसे बताया बहुत बिजी हो जाते हैं, वो माइंड पे स्ट्रेस डालता है कि वो अकेले बोर होकर करे क्या। असल में क्या है कि हमारा जो समाज है ना, पिछले कुछ दशकों से हम जो देख रहे हैं, हमने वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर फोकस कर दिया। तो वहाँ पर हम लोग एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हमारे को विरासत में मिलती आ रही थी ना, वो कहीं ना कहीं हमसे छूट गई। हमें फ्रीडम समझ में आया वेस्टर्न कल्चर के अंदर, और हमें ये समझ में नहीं आया कि भाई फ्रीडम जो है वो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी करो। अभी जब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे तो माता पिता बेशक बिजी होते थे मगर बच्चे जो हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बढ़ रहे होते थे। Correct. बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने आप ही उनको सिखा देते हैं, समझा देते हैं, उनको संस्कारवान बनाते हैं। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट मेरे पास भी बच्चों को ना स्टोरी टेलिंग का टाइम नहीं है,
तो स्टोरी टेलिंग के लिए जब भी हम बात करते हैं तो नानी दादी याद आती हैं कि रात को सोते हुए मेरी दादी कहानी सुनाती थी, मेरे नानी कहानी सुनाती थी। वो कहानियाँ जो हैं वो बच्चों को संस्कारित करने के लिए कहानियाँ थी। उनके अंदर डर जो भी किसी भी तरह का डर है, भय है, वो निकालती थी वो कहानियाँ। उनको ब्रेवरी सिखाती थी, उनको अपने रिलीजन के बारे में समझाती थी, सिखाती थी। तो वो सब चीज़ें आज मिसिंग हैं। अब क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली है और घर के अंदर 1-2 बच्चे हैं, कभी कहीं कहीं तो एक ही बच्चा है, तो अभी वहाँ पर रिलेशन समझने मुश्किल हुए हैं, हमारी शेयरिंग नेचर नहीं रही है। वो सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एक समाज को ना सिर्फ मैं की तरफ लेके जा रहा है कि सिर्फ मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये मेरे लिए ही है। तो हम लोगों के अंदर इससे एक ना रिफ्ट पैदा हो रहा है। और वो रिफ्ट अभी मैंने कई परिवारों में ऐसा भी देखा है कि माता पिता और बच्चे के अंदर भी छोटे छोटे कैश को लेके भी उनका हिसाब किताब होता है। मैंने आपको 500 रुपये दिए थे, अभी परसों ही तो दिए थे, कहाँ गए? तो ये सब चीज़ें पहले कभी नहीं होती थी। कोई बच्चा अपने माता पिता को अगर कुछ भी वो देता था, पहले तो ये होता था कि जितनी भी तनख्वाह आई वो अपने माता पिता के हाथ में रखा जाता था, हम लोग उनसे खर्चा लेते थे। Correct. आज की डेट में उल्टा हो गया। अब आप ये सोचो कि ऐसा जो समाज है वो कहीं ना कहीं अंत में जाके हमें ही इफ़ेक्ट करने वाला है, वो किसी और के लिए दुखदाई नहीं है। करेक्ट। तो मैम क्या यही रीज़न है कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस की कमी होती जा रही है? मतलब बच्चे लैक कर रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहे नए स्ट्रेन लोगों से। जैसे आप बच्चों को बाहर लेके जाते हो, अब बोलते हो बच्चों हेलो बोलो, वो रेजिस्ट करते हैं अपने आप को। क्या यही एक रीज़न है जहाँ पे लैक सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि हर बार बच्चा इग्नोर कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है और कॉन्फिडेंस में लैक करता जा रहा है? मैंने जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझी है रिलेशनशिप के अंदर, वो ये कि आज हम सब फ्लैट्स के अंदर हैं, विलास के अंदर हैं, अपने अपने पॉकेट के हिसाब से, और हम लोगों ने सबने अपने आप को बंद कर लिया। ग्रोसरीज़ हैं, ऑनलाइन है, शॉपिंग है, ऑनलाइन है, आपको इवन स्टडीज़ हैं, ऑनलाइन है। आपका जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो गया सोसाइटी के साथ। और आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं इसके अंदर समझ पा रही हूँ, लोगों के साथ मिलना जुलना। जब हम मिलते जुलते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। अब जो हमारे घर में मेड्स हैं, क्या वो मेरे बच्चे को उस हिसाब से संस्कारित करेंगी? बहुत सारे घरों के अंदर मैं देखती हूँ, बहुत न्यूज़ में भी रहता है कि वो मेड ने बच्चे को स्लीपिंग पिल दे के सुला दिया, कुछ भी कर दिया। उसके क्या आफ्टर इफेक्ट जा रहे हैं बच्चे के ब्रेन के अंदर, वो हम नहीं जानते हैं। हर जगह पर तो पकड़ा भी नहीं जाता है ऐसा कुछ। उसके बाद दूसरा, आपकी मेड बच्चे को खाना खिला रही है, बना रही है, क्या वो उतने मातृत्व से, उतने प्यार से क्या वो आपके बच्चे के लिए या आपके लिए कुक करेगी? नहीं करेगी। फिर आपका जो बच्चा है वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कभी एक बॉटल पानी की नहीं खरीदी, ठीक है? उसको ये नहीं मालूम कि मुझे अगर किसी से कोई चीज़ लेनी है तो वो कैसे लेनी है। अभी हाल ही में मैंने एक चीज़ देखी थी कि बच्चा जो है, माँ बाप किसी के घर में गए और वो अपने बच्चे की, हर कोई होता है ना कि देखो मेरे बच्चे ने क्या क्या सीखा हुआ है, बेटा अंकल को पोएम सुनाओ। बच्चे का मूड है या नहीं? क्या वो एक चाबी का खिलौना है कि आपने उसको बोला और वो शुरू कर देगा? उसके भी तो मूड है ना। True. और वो क्यों, वो कोई नुमाइश की चीज़ तो है नहीं जो आप उसको बोलोगे और वो तुरंत करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे कारण होते हैं जो बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है कि मेरा वजूद क्या है। और क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये छोटा बच्चा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स हर एक इंसान के अंदर होती है। इवन जब बच्चा गर्भ में है तब भी उसकी फीलिंग्स हैं। जब आप उसको प्यार से हाथ लगाते हो तो वो बच्चा जो है वो मूव करता है। अगर घर के अंदर उस टाइम प्रेग्नेंट लेडी के आसपास अगर किसी भी तरह का शोर है या फिर कुछ घर के अंदर जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ इस तरह का माहौल होता है, तो वो बच्चा एकदम सहम के शांत हो जाता है। तो फीलिंग तो वो तब भी समझ रहा है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की ग्रोथ के लिए मुझे किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि हम लोग रिमोट कंट्रोल वाले जो पेरेंट्स हैं ना वो बन जाएं। अभी एसी का स्विच ऑन किया तो ऑन, ऑफ़ किया तो ऑफ़। ये मेरा बच्चा है, इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा। हम जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बट वो पूछने से पहले ना मैं आपकी वो बात पे एक बात बोलना चाहूँगा। जो एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया है कि जब बच्चा एक्चुअली 9 मंथ्स मदर की वॉम में होता है, गर्भ में होता है, जो चीज़ें वो उस टाइम पे फेस करती है। सो आई हैव एक्चुअली सीन एग्जाम्पल, एक उस मदर को भूतों की स्टोरी देखने का बहुत शौक था और वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी इन चीज़ों पे कि कभी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि मेरे बेटे पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। वो नहीं मान रही थी। पूरे 9 मंथ्स उसने गलत चीज़ें पढ़ी, उसने भगवान का नाम नहीं, बीइंग अ हिंदू वो नहीं पढ़ती थी रामायण जो उसके बड़े बोले थे। उसको ये था कि नहीं, मुझे इन्जॉय होता है भूत की मूवी देखने में, और वो देखती थी।
जब बच्चा पैदा हुआ उसके 1.5 साल बाद उसको गलत चीज़ें दिख रही हैं, मतलब उसको नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रही हैं। अब ये उस वजह से हुआ कि उसने 9 मंथ्स पूरा नेगेटिव एनर्जीज ही देखी हैं, जहाँ पे बोला जाता है मदर को कि आपको पॉजिटिव चीज़ें रहनी है, शांत रहना है, भगवान का नाम लेना है, आप किसी भी अगर धर्म से हो, जगह मजहब से हो, उसका नाम लो ताकि अच्छी पॉजिटिविटी जाए और बच्चा उसी तरीके से संस्कारी पैदा हो। उसकी जगह पे आपने गलत चीज़ें देखी और आज वो बच्चा भुगत रहा है। जी, ये 101% चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये तो हमारी गीता में भी लिखा है, महाभारत में भी हमने सुना है, Correct. अभिमन्यु, करेक्ट। है ना। तो वो इम्पैक्ट तो आना ही आना है। मैं हमेशा सभी माताओं से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग माँ तो बन जाते हैं मगर माता बनना भूलते जा रहे हैं, क्योंकि माता बनने के अंदर आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। मैं कहीं नहीं बोलती किसी भी औरत को कि तुम कहीं पे सेक्रीफाइस करो, नहीं, एडजस्टमेंट होनी चाहिए हर जगह पर। True. अगर कभी भी कहीं पे भी अच्छे से रहना है तो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, मगर जहाँ जैसे ही आप माँ बनते हो तो आपके लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आपको, और वो इम्पॉर्टेंट हैं करने। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मर्जी से एक बच्चे को ज़मीन पे लेके आ रहे हो, धरती पे लेके आ रहे हो। उसने आपको नहीं बोला था, एप्लीकेशन नहीं डाली थी कि आप मेरे को धरती पे लेके आओ। अब जब लेके आप अपनी मर्जी से आ रहे हो तो उसका ये राइट बनता है डे 1 से, जिस दिन आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उस दिन से कि आप उसकी कैसे रक्षा करेंगे। आपने उसको किस तरह की तहजीब देनी है, संस्कार देने हैं, उनको किस तरह की नॉलेज देनी है, ये आपको सोचना पड़ेगा फर्स्ट डे से। क्यों? क्योंकि अब आप भी आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। बच्चे के साथ बच्चा जैसे ही आता है तो आप ये 1 या 2 दिन की बात नहीं होती कि अभी डिलीवरी के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, नहीं, ये तो टिल लास्ट ब्रेथ आप माँ रहने वाले हैं, पिता रहने वाले हैं। तो आप दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि मैंने अपने बच्चे का पालन पोषण कैसा करना है। और अगर हम 9 मंथ्स के अंदर इस तरह की कोई भी बुरी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो मेरे बच्चे के अंदर 101% वो इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। Absolutely. और मैं हमेशा जो भी नई माँ बनने वाली होती हैं, जो प्रेग्नेंट कोई भी मेरे पास लेडी आती हैं, तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ, आपको नहीं धार्मिक पुस्तकें पढ़नी ना, मत पढ़ो, मगर अच्छा साहित्य तो पढ़ सकते हो। करेक्ट। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको कोई बांध रहा है। मैं नहीं बांधती आपको किसी भी चीज़ के अंदर, आपका जो मन करता है, मगर अच्छा मन तो करे, क्योंकि ये तो आपका पूरा डीएनए है। आपने अपने बच्चे को नहीं ख़राब किया, उस 1.5 साल के बच्चे को ख़राब नहीं किया। अब आप उसकी आगे की जितनी भी प्रजनी आने वाली है वो सारी की सारी वो डर गई। True. और कभी कभी ये जो डर है ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं निकाल सकता, ये डीएनए के अंदर, क्योंकि वो एक चेंज आ गया, उस डीएनए की संरचना के अंदर चेंज आ गया। इसको चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। आप इसको नहीं बदल सकते। तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मन करती हैं, ऐसे तो फिर कूदने का भी मन करता है, तो ऊपर से आप छलांगे लगा सकते हो, कि आप जंप्स कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने कंसीव किया हुआ है बच्चा। करेक्ट। जी, एब्सोल्युटली। तो मन को तो कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, फॉलो वो करना चाहिए जो सही है और जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। बट मैम आजकल ना, जो आपने एक पॉइंट बोला था कि मदर पेरेंट्स दोनों के दोनों एक करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, उसकी वजह से मैंने क्या फील किया है कि उनके बीच में जो फ्रस्ट्रेशन है ऑफिस की, ऑब्वियसली आप अपने सीनियर्स पे नहीं निकाल सकते, बॉसेस पे, आप घर में लड़ते हो और वो सारा इम्पैक्ट आपके बच्चों पे जाता है। तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है जो हम पेरेंट्स लड़ते जा रहे हैं? अपनी फ्रस्ट्रेशन या तो बच्चों पे उतारते हैं क्योंकि आप आपस में नहीं लड़ पा रहे तो बच्चों पे उतार रहे हो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, या फिर जब बच्चा आप दोनों की लड़ाई देख रहा है तो वो क्या सीख रहा है? जो फ्रस्ट्रेशन है, पहली बात तो बहुत जगह पर हमने पढ़ा भी है और बोलते भी हैं कि ऑफ़िस की चीज़ें ऑफ़िस में छोड़ के आओ और घर की चीज़ें घर में छोड़ दो। जैसे आप घर के अंदर की कोई भी बात अगर ऑफ़िस में लेके जाते हो तो वहाँ पर बिल्कुल हर कोई बोलता है कि भैया अपना घर बाहर रखो, अगर काम करना है तो यहाँ पर, नहीं तो घर बैठो जाके। और यही चीज़ घर के लिए भी होती है। अगर आपने ऑफ़िस की चीज़ें आप घर लेके आते हो, किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन है या जो भी वर्क प्रेशर है, आप हस्बैंड वाइफ अगर उसको आपस में सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, एक समन्वय नहीं बना पा रहे हो, तो उसके अंदर एक तरह का रिफ्ट तो होता ही है घर के अंदर। अब वो अनफॉर्चुनेटली हमारा बच्चा भी सारा सब चीज़ों को विटनेस कर रहा है। एक तो वो सहम जाएगा बच्चा कि अब मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि ऐसा नहीं है उस बच्चे की प्रॉब्लम्स नहीं है, उस बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो छोटा टॉडलर है अभी, तो वो उसके वैसे ही, क्योंकि वो बोल तो कुछ सकता नहीं है, मगर वो उसको कोई समझने वाला नहीं है क्योंकि मेड के हाथ में है और माँ बाप को लग रहा है कि वो संभाल रही है। थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा 3-4 साल का, अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा हो गया है तो उसको स्कूल के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं बस की प्रॉब्लम है, टीचर्स की प्रॉब्लम है, या किसी फ्रेंड की जो क्लासमेट हैं उसकी तरफ से उसको भी कोई इशू हो सकता है। वो किसके पास लेके जाए, क्योंकि वो तो ये देख रहा है कि मम्मी पापा तो पहले ही झगड़ रहे हैं किसी भी बात को लेके, अगर मैं अभी जाऊँगा तो शायद मैं थप्पड़ खा लूँगा या मेरे ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं सिमटता जाएगा अपने बेडरूम के अंदर।
अपनी मेड के साथ। अब उस ऐसे बच्चे के साथ आप कैसे सोच सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, या बहुत अच्छा करियर में कहीं पे भी फिट इन कर सकता है? ये तो आपने साइकोलॉजिकली उसको इल कर दिया, बीमार कर दिया, क्योंकि उसके पास अपना वेंट आउट के लिए कोई जगह ही नहीं है। और अगर वो बाई चांस चला भी गया तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर उतार रहे हो। तो अगर वो बच्चा अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है और वो डर तो बैठता जा रहा है उसके अंदर कि मैं अगर मम्मी पापा के पास अपनी क्वेश्चन कोई भी किसी भी तरह का लेके जाऊंगा तो वहाँ से तो मुझे डांट पड़नी है, या वहाँ पर सुना ही नहीं जाएगा। कई बारी तो बच्चे बोलते रहते हैं मगर वो अनहर्ड रहते हैं कि उनको कोई सुनता ही नहीं है, वो अपने काम में बिजी हैं। तो वो नेग्लेक्ट जब बच्चा हो रहा है तो उसको समझ नहीं आता कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अब उसके सवाल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, अब उनके आंसर्स कहाँ से आएंगे? तो मेरा बच्चा जो है वो क्या होगा, वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं से उनके आंसर्स तो लेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी जहाँ से भी वो आंसर्स कलेक्ट कर रहा है क्या वो ऑथेंटिक जगह हो और उस लेवल की आंसर्स उसको मिलें। तो ये मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि माता पिता बनने के बाद आप अपनी बेशक 1 2 3 4 साल प्रमोशंस रोक दो, उसको बड़ा करने के लिए अपनी ये जो पैसे के पीछे भागने वाला सिस्टम है। कोई बच्चा डिमांड नहीं करता मुझे 4 BHK से 6 BHK चाहिए या वो चाहिए, मतलब कोई महल नहीं मांगता बच्चा। बच्चा मांगता है प्यार, बच्चा मांगता है अटेंशन, बच्चा मांगता है रिस्पेक्ट, बच्चा मांगता है अपने माता पिता को अपने साथ। करेक्ट। तो उनका टाइम बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं दे सकते तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमारे को एक बच्चे को दुनिया में लेके आने का किसी भी तरह से हक है, क्योंकि आप यहाँ पर भगवान जी के भी दोषी बन रहे हो, क्योंकि उसी परमात्मा का सूक्ष्म रूप आत्मा उस जीव उस बच्चे के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप भगवान को भी नाराज़ कर रहे हो। और मैम जब जैसे आपने बोला ना कि वो काम कर रहे हैं, तो एक काम कर रहे हैं या रील देख रहे हैं, कहीं ना माँ बाप की जो फ़ोन की एडिक्शन है वो बच्चों पे भी आ रही है। मैंने एक्चुअली ऐसा नोटिस किया है कि पहले के माँ बाप, हमारे पास फ़ोन नहीं थे तो बच्चा क्या था, या तो खेलता रहता था या बाहर इंजॉय करता था या माँ बाप से बातें कर लेता था। लेकिन आज के माँ बाप ही फ़ोन में लगे रहते हैं, या तो आप लैपटॉप में काम कर रहे हो या फ़ोन में काम कर रहे हो या फिर फेसबुक स्क्रॉल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। तो आप अपने बच्चों को कैसे रोकोगे? क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप बोल तो रहे हो बच्चे पढ़ाई कर रहे, बट आप क्या बोल रहे हो? आप खुद मोबाइल देख के बोल रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि हम इस बात को ना समझते नहीं है कि मेरा बच्चा जो है ना वो मेरे साथ, मेरे DNA के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चे को मालूम है कि मम्मी सीरियसली काम कर रही है, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना। बच्चा भी तभी आता है जब मम्मी इंजॉय कर रही है। मम्मी को मी टाइम चाहिए, तो बच्चे को भी तो मी टाइम चाहिए ना। उसको कौन देगा वो मी टाइम? उसको मी टाइम अगर हमने नहीं दिया तो कल को जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली हमारे लिए ओल्ड एज होम के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि वो हमारे पास नहीं होने वाला उस टाइम जब हमारे को उसकी ज़रूरत होगी। मैंने ऐसे कई माँ बाप देखे हैं जो कोविड के टाइम में या वैसे भी जो जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, NRIs हैं बच्चे, और माँ बाप पीछे मर गए, उन्होंने वहाँ से पैसे भेजे हैं कि भैया इनका संस्कार कर देना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आप इसकी जड़ में जाओगे तो उस टाइम उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है यार इतना बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना सब कुछ, मैं प्रॉपर्टी या जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। और एंड में वही बच्चा आके जब आपसे आप उसको, पहले तो आपने उसको प्यार नहीं दिया, अब एंड में आके आपको ये लग रहा है कि मैंने उस बच्चे को ख़रीद लिया, उसके प्यार को, उसके टाइम को, उसकी रिस्पेक्ट को आप ख़रीद नहीं सकते इन सब चीज़ों से। जो आप दोगे वही मिलेगा। उन्होंने भी, आपने उनको पैसे दिए तो उन्होंने आपके मरने पे पैसे भेज दिए कि भैया आप अंतिम संस्कार कर दो। तो अगर हमारे समाज के अंदर हमें बैलेंस करना नहीं आया किसी भी जगह पर, तो हमारे को उसके लिए तैयार रहना है कि इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो मेरे ऊपर भी सेम आने वाला है। और पहले तो माएँ जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पहले जॉइंट फैमिलीज़ थी। माँ चाह के भी अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर दायित्व इतने सारे थे, परिवार का, समाज का, बच्चों का, एक अलग ही उनका काम करने का स्टाइल, क्योंकि उनके पास कोई हेल्प नहीं हुआ करती थी हाउस हेल्प के नाम पे। तो वो बच्चों को जितना भी समय देती थी रात को सोते हुए या फैमिली के अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती थी, तो बच्चे फिर भी संस्कारी थे। मगर आज की डेट में आपके पास न्यूक्लियर फैमिली है, आपके पास हाउस हेल्प है, 24 आवर्स की भी हाउस हेल्प है आपके पास, आप पढ़े लिखे हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, आपने PhD की हुई है, आपने दुनिया भर की पढ़ाइयाँ की हुई हैं, फिर बच्चे क्यों ख़राब हो रहे हैं? फिर बच्चे क्यों सभ्य और सुशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, है ना? वेल एजुकेटेड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वो क्यों? क्योंकि मैंने वो सब कुछ किया अपने लिए, मैं उसको आगे
इम्पार्ट कर ही नहीं रही हूँ मैं। इवन अपने बच्चे के साथ ही वो सारी नॉलेज या जो मैंने ये सोचा था कि मेरे पास ये सब चीज़ें होती, क्योंकि मेरी माँ ने ये चीज़ सोची कि मैं जिस परिप्रेक्ष्य में हूँ वो मेरी बेटी उसमें ना रहे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पढ़ने की फ्रीडम दी कि ये अपने बच्चों को अच्छे से टाइम दे, उनको अच्छे से परवरिश दे। और जब मैं पढ़ लिख गई, मैं उस जगह पर आ गई जहाँ पर मेरी माँ को बेचैनी थी। आज मैं वहाँ आकर मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ में मोबाइल ले लिया, मैंने डिस्को पब्स जाना, पार्टीज़ में जाना। आज की डेट में हाउस पार्टीज़ का जो चलन है, ड्रिंक्स की तरफ इतना ज़्यादा झुक गया है हमारा समाज, तो उस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा तो बच्चा फिर नेग्लेक्टेड है। Correct. पहले कम से कम हम लोगों के पास हमारे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफी, मामी मौसी सब थे, है ना। तो वो हमारा कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व बना रहे थे अपने अपने हिसाब से। हमारा बच्चा तो सिर्फ एक मेड के सिर के ऊपर रह गया, उसके पास कोई इंसान नहीं है जहाँ पर वो बात कर सके, अपने विचारों को समझ सके। जो भी उसके अंदर विचार आ रहे हैं, कोई भी विचार जब आता है तो उसको समझाने वाला भी होना चाहिए कि ये विचार तुम्हारा अच्छा है या बुरा है। आज की डेट में उसके पास कोई है ही नहीं। तो मैं ऐसी माँओं से निवेदन करना चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम ना अपने से निकाल के अपने बच्चे पे भी फोकस करो, क्योंकि कल को जब वो समाज में जाएगा तो उससे आपका परिचय प्राप्त होगा कि ये किस माँ का बच्चा है। अगर वो एक्सेल करेगा तो भी आपका नाम रोशन होगा। अगर वो किसी भी तरह की किसी भी मेंटल इलनेस में जाएगा तो भी माँ के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा और माँ ने ही उसको केयर नहीं किया। जब आपने इतनी दुख से, इतनी तकलीफ से एक बच्चे को जन्म दिया, तो फिर आप कैसे उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। और मैम एक चीज़ और है कि मैंने कहीं पढ़ा था एक्चुअली कि जहाँ पहले माँ बाप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो उनके बच्चे डॉक्टर्स और IAS बन रहे थे। लेकिन अब आप माँ बाप इतने ज़्यादा पढ़ गए हैं तो बच्चे आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स बना के नाच रहे हैं। तो कहीं ना जो रूट है, जो एक्चुअली इम्पैक्ट करती है उनके करियर को, उनके ग्रोथ माइंडसेट को, पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी वो इम्पैक्ट कर गई है। देखो पता है हिमांशु जी, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ सबको कि जब अनपढ़ होते हैं ना माँ बाप, तो वहाँ पर जिस चीज़ का अभाव होता है ना, हाँ। तो वहाँ पर आपको उसको पाने की चाह बहुत हज़ारों गुना बढ़ जाती है। करेक्ट। APJ अब्दुल कलाम हमारे जीवंत उदाहरण है। एब्सोल्युटली। है ना। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, आप पढ़ लिख गए, आपने बच्चों को फ्रीडम दे दिया, आपने फ्रीडम नहीं दिया, आपने उनको कामचोर बना दिया। वो मेहनत नहीं करना चाहते कुछ भी अचीव करने के लिए, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म जो उनको क्या बोलेंगे, टाइम नहीं, शॉर्ट टर्म सक्सेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए वो भाग रहे हैं कि मैं देखो 13-14 साल का हुआ, मैंने रील बनाई, हाँ। मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे क्या होगा। आपसे अच्छा स्टंट करने वाला जिस दिन आ गया, आपके चैनल को कोई नहीं देखने वाला। ट्रू। आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई भी आ गया तो आपके इंस्टा पेज को कोई देखने वाला नहीं है। आपसे अच्छा कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आ गया तो आप भूल जाओगे। मेकअप में भी कितने सारे चेंजेस आ गए हैं, आप कपड़ों के अंदर देख लो, नित नए चेंजेस आते हैं, कितने ब्रांड्स हैं, कितने डिज़ाइनर्स हैं। तो आज की डेट में तो कोई भी चीज़ स्टेगनेंट नहीं है ना कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया तो मेरे ये चीज़ रहने वाली है। मगर डॉक्टर अगर आप एक बार बन गए 10 साल की मेहनत करके, आपने 10 साल मेहनत की, डॉक्टर बने टिल योर लास्ट ब्रेथ, आपने शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए 10 साल रील बनाई, उसके बाद बूम खो गए, उसके बाद आप कहीं नज़र नहीं आने वाले। उसके बाद टिल लास्ट ब्रेथ आप क्या करने वाले हो, क्योंकि आपने मेहनत तो की नहीं, आपने शॉर्टकट अपनाया उस फेम को पाने के लिए। हिंदुस्तान का हर बच्चा जब वो पढ़ लिख गया, अगर वो उसने अपने आप को साध लिया कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है, तो नासा में साइंटिस्ट इंडियंस हैं, उसके बाद डॉक्टर्स अमेरिका में लगा लो, इंग्लैंड में लगा लो, हर जगह पर इंडियंस अपनी अपनी जगह लेकर बैठे हुए हैं। अभी के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या अब हम उनको भेज पाएंगे नासा में? क्या हम जो इंस्टाग्राम पे हैं या जो रील्स बच्चे बना रहे हैं, क्या हम उनको देख पाएंगे कि वो गूगल को हेड कर लें या इंदिरा नूई जी की जगह पर कोई जाकर और वो ग्रैब कर ले? वो पोजीशन नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं जो माँ हैं, जो पिता हैं, उनको समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर फ़ोन के ऊपर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है कि फ़ोन जो है, जो एडिक्शन है, वो किसी भी नशे से ज़्यादा बुरी एडिक्शन है। ट्रू। क्यों? क्योंकि ये 24/7 आपके हाथ में है और आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ नेट पैक लेना है और शुरू हो जाना है।
इनफैक्ट मैम जो बिल गेट्स जिसने आईफोन बनाया था जी। उसका खुद का कहना था कि फ़ोन को तो यूथ 6 साल से मतलब 6 क्लास तक के बच्चे से पहले को तो बच्चा को फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। जी। इलॉन मस्क जो मास्टरमाइंड है, जिसकी सोच सबसे अलग है, उसका एक सेमिनार में जब देखा गया कि कितना दिन में 2 से 3 मिनट फ़ोन यूज़ करता है। जी। सो फ़ोन एक ऐसी बीमारी है जो हमारी रूट्स में आती जा रही है, या तो एंटरटेनमेंट के ज़रिए या पढ़ाई के ज़रिए। हम बुक्स को छोड़ के ई बुक्स पे आ गए हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए रील्स देखते हैं, हम लर्न के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं। तो कहीं ना ये आ तो रहा है स्टडी के ज़रिए, बट वो इन्जॉयमेंट के ज़रिए वो खराब ही करता जा रहा है। मोबाइल फ़ोन इतना कमाल का आविष्कार था, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप अपनी फैमिली के साथ ना 24/7 कनेक्टेड हैं। पहले क्या होता था, सबसे पहले था चिट्ठी का सिस्टम, पहुंची नहीं पहुंची, पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद चलो टेलीग्राम शुरू हुआ कि चलो पता चल गया फटाफट। उसके बाद चलो फ़ोन आ गया, फ़ोन से भी आप कनेक्टेड थे, बट ऐसे वाले नहीं थे क्योंकि लैंडलाइन था। आप घर पे होंगे तो फ़ोन पिक करेंगे, या आप जो भी डेस्टिनेशन पे जब पहुंच जाएंगे तो हमारे को पता चलेगा। अभी जो ये मोबाइल आया, हमें अपने परिवार वालों की वेल बीइंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड घर से निकला है, या मेरे वाइफ, बेटी, बहन, क्या वो ठीक ठाक अपनी जगह पर पहुंच गई है, कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ। तो वो जो प्रश्न रहते थे ना, जो एक हम लोग सबकॉन्शियस में हमें टेंशन रहती थी कि पहुंचा नहीं पहुंचा, तो अब हमारे को ये था कि हाँ बेटा पहुंच गए, ठीक ठाक, हाँ पहुंच गए हम लोग। अभी उसको हमने गैजेट बना दिया जिसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया। हमने कैमरा डाल दिया, हमने लैपटॉप डाल दिया, हमने पूरा ग्लोब उसके अंदर डाल दिया कि आप गूगल करते जाओ तो उसको कोई एंडलेस है। और वो नॉलेज मैं इकट्ठा कर रही हूँ जिसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, मगर मैं वो कंटेंट देख रही हूँ। अब उससे क्या है कि मेरा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं थक रहा है। अगर मेरा ब्रेन थकेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मैं कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं होंगी, क्योंकि मैं पहले ही थकी हुई हूँ। मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगी और उसको आंसर करूँगी, क्योंकि प्रश्न सुन तो लूँगी, मगर अगर मैंने सुना तो उसका आंसर भी करना पड़ेगा। तो यही होता है कि अभी बात नहीं करेंगे हम लोग, बाद में बात करेंगे, तो वो बात तो कभी आती नहीं है। अभी जो मोबाइल फ़ोन है, मैंने अभी पीछे एक जगह पर एक आर्टिकल देखा जिसके अंदर कुछ फॉरेनर्स हैं, अपने डायपर वाला बच्चा है ना 1 साल का, उसको उसने एक चैलेंज दिया है कि कुछ सामान उसने ऊंचा रखा और उसने एक लैडल दिया उसको, बच्चे ने उसको पूरे को चढ़ के और वहाँ से वो सामान उठाया। ऑल्दो उसके फादर उसके साथ में थे, उसको वॉच कर रहे थे कि कहीं कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। हम लोग क्यों नहीं कर रहे ये सब चीज़ें? हम लोग आसानी में जा रहे हैं, हम आराम परस्त हो गए हैं। हमें अपने बच्चे के साथ भी टाइम नहीं स्पेंड करना, हमें खुद के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करना। हम जितनी योगा की रील्स देखते हैं और हम रोज़ सोचते हैं कि कल से शुरू करना है ना कल नहीं आता। हम जितनी भी कुकरी शोज़ देखते हैं रील्स के अंदर, कोई भी होता है, तो कौन सी महिला ऐसी है कि तुरंत उठ के सामान ऑर्डर करके और किचन में जाती है? वो देख रही है, वो रोज़ रील्स देख रही है कि मैं कल ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, नहीं सच्ची में बहुत अच्छा है, सीरियसली ये तो बहुत आसान है, देख के बना सकते हैं। मगर फिर क्या बनता है? दाल रोटी, या फिर बाहर से ऑर्डर कर लो, ज़ोमैटो। तो आज की डेट में हम लोग कर क्या रहे हैं? अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, अगर वो मेरे काम आ रही है ना, तो उसको देखने में फ़ायदा है। अदरवाइज़ उसको देख के आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कचरा भर रहे हो। करेक्ट। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे कचरा होगा तो मैं अपने बच्चों को भी कचरा ही परोसूंगी, क्योंकि मैं तो खुद ही इरिटेटेड हूँ। मेरा तो खुद में ही सिर में दर्द हो रही है, क्योंकि मेरी आँखें भी ख़राब हो रही हैं। सारा दिन देख देख के आँखों का पानी सूखता जा रहा है। आज की डेट में आई स्पेशलिस्ट के पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आँखों की ड्राइनेस की, क्योंकि जब स्क्रीन रहेगी तो वो आँखों का पानी तो उसके अंदर इवेपोरेट हो रहा है। तो अभी हर किसी की आँखें ड्राई रहती हैं, मन नहीं करता आँखें खोलने का, मन करता है आँखें बंद करके रहो। छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको पार्किंसंस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो 3-3 महीने से सोए नहीं हैं, पूरी बॉडी उनकी शेक करती रहती है। तो कौन है उसका जिम्मेदार? माँ बाप है ना। तो उनको आज समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो फ़ोन की देन है। राइट। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, माँ बाप ना बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो गए हैं। मतलब अगर कहीं बच्चा चल रहा है ना, मिट्टी में बच्चे को खेलने नहीं देते, जो कि पहले के लोग कहते थे कि मिट्टी में खेलना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। मिट्टी में नहीं खिलाओगे तो बड़े होकर उसको मिट्टी से एलर्जी हो जाएगी। बट कुछ भी चीज़ जो बच्चा करने जा रहा है, बच्चों को पहले ही सर्व कर देना, तो इज़ इट गुड कि बच्चों को चीज़ें पहले मिल रही है, या कहीं हम उसको ख़राब कर रहे हैं कि एफर्ट ना लेना पड़े, पहले ही चीज़ें सर्व हो रही हैं
और उसका माइंड एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। जो भी आपने बात बोली इम्यूनिटी वाली, मिट्टी वाली, कि हम लोग मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, मगर आपने उस टाइम एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे माँ बाप ना कचरा नहीं क्रिएट करते थे। तो आजकल के माँ बाप को मालूम है, मैं अभी ना सिगरेट की बट जो है वो फेंक के आया हूँ पार्क में, तो मिट्टी में नहीं जाना, क्योंकि उसमें अब वो मिट्टी पहले की तरह हेल्दी और प्योर नहीं है। अब उसके अंदर इतना पॉल्यूशन है कि आप चाह के भी अपने बच्चे को मिट्टी में छोड़ ही नहीं सकते। तो पहले तो हमारे को एक प्रॉमिस खुद के साथ करना है कि मुझे अपनी अर्थ को पॉल्यूशन फ्री करना है, जिसके अंदर मेरा खुद का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं इस योगदान को नहीं समझूंगी तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती हूँ। बच्चों के लिए मिट्टी सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा है ना, आपने कभी भी देखा होगा, तो वो जब क्रॉल करता है, जब हम बच्चे को छोड़ते हैं तो वो हर चीज़ उठा के ना वो मुंह में डालता है। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आपके अंदर जब वो बच्चे ने कुछ भी उठा के मुंह में डाला या गंदा हाथ मुंह में डाला, तो वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रही हैं, वो बच्चे को बुखार होगा, मगर वो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं ना, उसके अंदर एक मेमोरी चली गई कि ये चीज़ है, बट हाँ इसके लिए मेरे को तैयार रहना है क्योंकि ये फिर आएगा। ट्रू। तो वो बॉडी जो है ना वो अपने आप काम करती चलती थी, क्योंकि रेगुलर प्रोसेस है। कहीं पे भी हाथ अगर लग गया तो हम अनजाने में कभी मुंह पे लगा लिया, या कभी कुछ मुंह में कुछ खा लिया या बिना धोए, तो अभी वो बॉडी को मालूम है कि भैया तेरे साथ ना ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अभी क्या है कि हम लोग हाइजीन के नाम पे इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, ऐसे नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, किसी को हग नहीं करना क्योंकि जर्म्स आ जाएंगे आपके पास। तो अब हमने उसको एक तो जर्मोफोब कर दिया, ठीक है। अब वो बच्चा चाह के भी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो इस कमरे के अंदर सांस नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं उन सब के साथ लड़ने के लिए। तो अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करना है इसके अंदर भी। मैं नहीं कहती हूँ कि गंदी जगह के ऊपर बच्चे को छोड़ दो, मगर हाँ थोड़ा सा बच्चे को नेचर के साथ नेचर फ्रेंडली करना चाहिए, ताकि बच्चे को एक तो नेचर की रिस्पेक्ट भी करनी आए कि हाँ मेरे को पेड़ पौधे हैं उनकी सुरक्षा रक्षा करनी है, क्योंकि यहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, मेरे को खाना मिलता है, आग मिलती है, सब चीज़ें तो फॉरेस्ट से है। करेक्ट। और बाकी जो गंदगी है उसको भी फैलाने से हम लोग डरते हैं ना, फिर अरे यार मेरे बच्चे ने यहाँ पर खेलना है तो मैं इसको साफ़ रखूँगी ना, तो वो चीज़ फिर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाती है कि मेरे को साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पूरा गाँव है जो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा गाँव है। तो वो जब ऐसे वहाँ पर क्रिएट हो सकता है कि वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं या वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, वो लोग जब कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम कर लें। True. और एक आज बहुत ही ना आम सी बात हो चुकी है, अरे कोई साफ़ सफाई नहीं रखता, अरे कोई पेड़ों का केयर नहीं कर रहा, अरे कोई नदियों की केयर नहीं कर रहा। भाई तुम कर रहे हो, एग्जैक्टली। क्या मैं कर रही हूँ? मेरे को ये नहीं देखना कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं खुद को देखूँ कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही, मुझे मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी ये है कि अगर मैं अपने आप को चेक कर लूँ तो 101% हर इंसान अपने अपना जिम्मा ले ले कि मेरे को अपने आप को ठीक रखना है, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, पूरा समाज ठीक हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल जो है हर जगह पर फिट इन होता है। अगर आप कहीं पे भी देख लो कि मैं अगर खुद को ठीक कर लूँ, आप खुद को ठीक कर लो, तो इस कमरे के अंदर ख़राब कौन है? कोई भी नहीं, एब्सोल्युटली सभी ठीक है। हम दूसरे पे ब्लेम ना करके हम खुद से बिगिन कर लें चीज़ों को, खुद ही इनिशिएट कर लें, तो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। डेफिनेटली राइट। और इसी चीज़ से ना, जब मैंने देखा कि जब दो बच्चे होते हैं ना किसी पेरेंट के, वो कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं कि बेटा देख तेरे छोटे भाई ने ऐसे करा, तेरा बड़े भाई ने ऐसे करा। जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझता है एक्चुअली मेरा भाई या बहन है तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब छोटे से शुरुआत हो रही है, वो एक जलन पैदा हो रही है अपने ही सिबलिंग के लिए, क्योंकि वो कंपटीशन में खड़ा है, और कंपटीशन में खड़ा होने की वजह से हम बाहर तो कम्पीट नहीं कर रहे हैं, मेरा कंपटीशन मेरे घर से ही शुरू हो रहा है, तो वो कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप पैदा कर रहा है। देखो, दो बच्चों के अंदर कंपैरिजन, आप खुद के अंदर कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वो दोनों आपके अंश हैं। अगर आप उनके अंदर कंपैरिजन क्रिएट कर देंगे तो एक दिन आप तो होंगे नहीं, रहने वाले वो हैं लाइफ लॉन्ग, है ना। अब आपने जाने अनजाने में उनके अंदर एक जो रिफ्ट, एक जो कंपैरिजन क्रिएट किया, वो इनका कभी ख़त्म नहीं होगा। और दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के अंदर हमारे डीएनए ने ही तो आना है ना, तो वो मेरी कौन सी ट्रेड्स को लेके एक बच्चा पैदा हुआ और मेरे कौन से ट्रेड्स को लेके दूसरा बच्चा पैदा हुआ,
तो अभी तो मुझे ये समझना चाहिए ना कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे 2 अलग अलग बच्चे हैं, मेरे डीएनए के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो उभर के अलग अलग तरीके से मेरे बच्चे के अंदर आए हैं। हो सकता है एक बच्चा खेलों में बहुत अच्छा हो, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा हो, और एक एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो। 2 डॉक्टर बना के क्या करोगे, मोनोटोनस हो जाएगा, दोनों ही नहीं होंगे, है ना। एक थोड़ी शरारत करेगा, एक थोड़ा शांत होगा, तो घर के अंदर माहौल अच्छा बना रहेगा, लाइवली रहेगा। तो हम लोगों को किसी को भी ब्लेम नहीं करना है कि ये देखो वो तो इतना अच्छा पढ़ रहा है, ये तो मूर्ख है। तो आप उसको इस तरह से बार बार बोल के ना उसके अंदर वो वाले जो ट्रेड्स हैं ना उनको बढ़ावा देते हो। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे ये तो बिल्कुल गधा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को मान बैठेगा कि भैया मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं यूज़लेस हूँ। और जबकि गधा कभी भी यूज़लेस नहीं है, वो सबसे शांत प्राणी है, चुप करके और काम करता चलता है। और हमेशा जो गधे होते हैं ना, वही माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा काम आते हैं। अब ये तो है। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप की गालियाँ भी सुनते हैं और बहुत प्यार से उनके साथ अपने आप को लेके भी चलते हैं। तो जो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है, उसके लिए तो ठीक है भैया, मेरे को तो क्योंकि उसने माँ बाप का प्यार उसको ना ऐसे ही मिल गया, उसने कुछ किया नहीं। उसके जो ट्रेड्स थे ना जो माँ बाप ने ही दिए थे, उन्हीं ट्रेड्स के चलते, क्योंकि माँ बाप को डॉक्टर बनाना था तो वो उसको बचपन से वो चीज़ें मिलती जा रही हैं, उसको प्यार मिलता जा रहा है। अब वो जो बच्चा थोड़ा सा लैक कर रहा था माँ बाप की पॉइंट ऑफ व्यू में कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है या कुछ नहीं अच्छा कर पा रहा, तो उसको अगर माँ बाप ने ज़रा सा भी प्यार से बोल दिया ना, तो उसको लगता है हाँ मेरा तो दिन बन गया, मेरे को इतना प्यार मिल गया। तो ये सब चीज़ें ना बच्चों के अंदर इसीलिए डिफरेंसेस भी हैं, इसीलिए बहुत सारे उनके अंदर ना प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके रिफ्ट बन जाता है, क्योंकि आपने उन दोनों के अंदर एक ना अनचाही खाई क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर 2 आइडेंटिटीज़ हैं, वो सिबलिंग्स नहीं हैं जो एक दूसरे के साथ खड़े होके एक ताकत बनते थे पहले ना, कि देखो जी हम 5 भाई हैं और 5 भाई कहीं खड़े हो जाते हैं तो देखो समाज में शान होती है। आज की डेट में तो 2 भाई या एक भाई और बहन भी समाज में एक साथ नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि माता पिता अनजाने में, मैं नहीं कहती हूँ कि वो जानबूझ के करते हैं, अनजाने में वो उनको लगता है कि शायद मैं इसको नैग करूँगा ना, कहीं खींचूंगा तो शायद ये और खिल जाएगा या और खूबसूरत बनेगा बड़ा होके अपने कैरेक्टर के अंदर, या अपनी कोई भी जो भी फील्ड है उसके अंदर अच्छा एक्सेल करेगा। मगर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप किसी को खींच के आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। आपको बढ़ाने के लिए उसको एक सॉफ्ट कुशन देना पड़ेगा कि बेटा मैं तेरे को आगे लेके चलती हूँ या चलता हूँ। तो वो जो सॉफ्टनेस है ना माता पिता की, वो बच्चों को नर्चर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। एग्जैक्टली। और कहीं ना जब आप कंपेयर कर रहे हो तो फॉर श्योर जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल ही गलत पेरेंटिंग है, क्योंकि आप किसी ने एक को ख़राब कर दोगे, या तो एक पूरा ख़राब हो जाएगा और आपके अगेंस्ट हो जाएगा क्योंकि आप उसको हमेशा से गलत बोले जा रहे हो, या फिर वो दोनों मिलकर ही ख़राब हो जाएंगे कि मुझसे भी नहीं हो रहा तो उससे भी नहीं हो रहा, माँ बाप के अगेंस्ट चलो, और इवेंचुअली एज अ पेरेंट आप ख़राब हो रहे हो क्योंकि आपने जो आप चाह रहे हो वो मिल नहीं रहा। दूसरी बात ये मैंने ये भी नोटिस किया है कि ना माँ बाप ना बच्चों को प्रेशराइज भी बहुत करते हैं। बेटा 95% कम क्यों आए हैं, उनके तो बहुत अच्छे नंबर आए, 98% आए हैं। तो जहाँ पे 90, एक टाइम जो हमारा टाइम था जहाँ पे 60% 70% में भी ना कहते थे कि फर्स्ट आ गए हैं, 60% वाला भी, आज 98% वाला ही फर्स्ट नहीं है। वो एक कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड पे प्रेशर डाल रहा है और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, जिससे मेरे ख्याल से सुसाइड वगैरह भी बच्चों के बीच में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग ना जो खुद नहीं कर पाए ना, वो हम अपने बच्चों से करवाना चाह रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, वकील बनना हो, या फिर मार्क्स अच्छे लेके आने हो। और ज़्यादातर जो खुद मार खा के, या कई बार ऐसा भी हुआ है, मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो खुद बहुत मार खा के नंबर्स लेके आए हैं ना, वो भी अपने बच्चों को उसी तरह से पढ़ा रहे हैं कि यही सिस्टम है। नहीं है, करेक्ट। क्योंकि आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में एक्सेल कर गए, मगर आप बहुत सारी जगहों पर लैक कर गए। आपको चाहिए एक ओवरऑल व्यक्तित्व, ओवरऑल मेरे को पर्सनैलिटी चाहिए जो हर जगह पे फिट इन हो सके। वो कहीं ऐसा ना लगे कि ये तो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल है। अगर आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो तो कहीं ना कहीं आप पूजा पाठ में लैक कर जाओगे, या फिर आप फैमिली के अंदर किस तरह से रहना है वो लैक कर जाओगे, क्योंकि आप तो अपने कभी भी रूम से बाहर आए नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा से पढ़ाई में थे। तो अभी मेरे को अपने बड़ों से या मेरे अपने छोटों से, जो मेरी फैमिली है या मेरे नेबर्स हैं, उनके साथ मुझे पता ही नहीं है कि इंटरेक्शन कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, या फिर आपने अपनी बॉडी को ही नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि आप कौन से एंगल के ऊपर, कि 90 एंगल पे तो नहीं पढ़ेंगे ना, 90 डिग्री एंगल पे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है। तो हमने अपने आप को ना, तो हमने अपने आप को सोल लेवल पे तैयार किया, ना बॉडी लेवल पे, ना माइंड लेवल पे। हमने प्रेशर में आकर
एकेडमिक्स पे तो हमने एक्सेल कर लिया, मगर बाकी तीनों चीज़ें जो है ना वो अछूती रह गई। तो वो कहीं ना कहीं हमारे को वही चीज़ हम अपने बच्चे में भी ट्रेड्स लेके आ रहे हैं। और जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल पाते हैं, ये भी देखा है। क्योंकि 80 to 85% या 90 एनीथिंग बिटवीन 80 to 90% जो रहता है ना, वो ओवरऑल है बच्चा। वो खेलों में भी होगा, वो डांस ड्रामा में भी होगा, जो भी उसकी हॉबीज़ हैं वो जीवन को जीता है और साथ में एक्सेल भी करता है, क्योंकि उसके पास मैं इसको हम ये बोलेंगे कि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस है उसके पास। तो वो कभी भी ना मार नहीं खाएगा। और जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा। मुझे एक्सपीरियंस है मैथ्स का, मैं उसमें 100 आउट ऑफ 100 लेके आया हूँ। अब मैथ्स की कितनी बार ज़रूरत आएगी? ज़रूरी तो है नहीं सारे के सारे मैथमेटिशियन हो जाएं, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे साइंटिस्ट हो जाएं। तो कुछ लोग क्योंकि डेस्टिनी तो हमेशा लिखी होती है ना, तो सारे के सारे जो 12th तक बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं वो ज़रूरी नहीं है। मैंने कई ऐसी लड़कियां हैं जो एक्सेल करती हैं। इवन मेरी एक क्लासमेट है, वो 100 आउट ऑफ 98 आउट ऑफ 100 लेके आई थी, बट उसकी गांव में शादी हो गई, जल्दी शादी हो गई। आज वो एक वहीं पे प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर है, शायद अभी वो वाइस प्रिंसिपल है, बट वो सबसे ज़्यादा अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पर चाहती थी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई, या जो उसके पास कैपेबिलिटी थी मार्क्स की, सो कॉल्ड, करेक्ट, वो उसको कहीं लेकर नहीं जा पाए। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना चाहिए। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं बोला कि तुम्हारे मार्क्स इतने आने चाहिए। मेरे को ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरे बच्चों को नॉलेज कितनी है। आज मेरे बच्चों के साथ कोई भी आके और बात कर सकता है, और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है या जो नॉलेज है वो किसी से भी कम नहीं है। और ऐसा नहीं है, मेरी खुद की बेटी ने भिवाड़ी टॉप किया, इन स्पाइट ऑफ कि मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था उसके ऊपर कि तुम्हारे को इतने नंबर लेके आने। और उस टाइम उसके शायद 94.6 आए थे, और फिर भी वो बच्चा रो रहा था कि मामा थोड़े से और आने चाहिए। क्यों आने चाहिए थे भैया, मेरे तो नहीं आए थे। इतने में 3 लड़के पास हो जाते हैं। तो मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस वजह से जो ये मार्क्स का जो प्रेशर है ना, इनडायरेक्टली बच्चों को सुसाइडल कर रहा है। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो शायद मैं इस समाज के लिए गुड फॉर नथिंग हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को दुखी कर दिया, उनकी मैं इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका या कर सकी, तो उससे मेरा बच्चा खो जाएगा। और क्या पता आपके बच्चे ने क्या एक्सेलेंट करना था इस समाज के लिए, और जिसको आपने अनटाइमली इस प्रेशर के अंदर ख़त्म कर दिया। इवन आई ऑल्सो फील सो कि जब आप एक ही चीज़ की तरफ ज़्यादा टाइम दे देते हो ना, अगर आप मान लीजिए पढ़ाई में बहुत टाइम दे रहे हो तो आप सोशली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो। आप पूरे टाइम पढ़ नहीं रहे बट पूरे टाइम बाहर ही हो, तो आप पढ़ाई डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो। सो एक स्टूडेंट वो है जो पढ़ाई को और सोशल लाइफ को दोनों को लेके चल रहा है। आई गेस वो ज़्यादा एक्सेल करेगा, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि ज़िंदगी में एक्सट्रीम अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए ना आपको सोशलाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ सोशल लाइफ से ही आएंगी। हाँ, हो सकता है कि या आप बहुत ही टॉप लेवल चढ़ेंगे पढ़ाई में, बट वो कितने % है। अल्टीमेटली आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और सोशल लाइफ दोनों साथ लेके चलोगे, इट विल गिव यू मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू द पर्सन जो कि सिर्फ पढ़ाई को लेकर चला है। सो आई ऑल्सो फील सो। बट माई क्वेश्चन इज़ मैम कि आजकल जिस तरीके से इश्यूज़ चल रहे हैं, मतलब हम मार्केट में समाज में हमारे एक चीज़ ये भी है कि पेरेंट्स में इश्यूज़ बहुत हैं। इश्यूज़ लेड टू डाइवोर्सेस। अब जो बच्चा है, आई रियली वांट टू नो योर व्यू कि कहीं ना कहीं बच्चा है तो माँ के पास जाएगा, मेजरली टाइम माँ के पास ही जाता है या फादर के पास जाता है। तो क्या बच्चे के लिए माँ बाप एक इनफ है अच्छी संस्कार पाने के लिए, अच्छी लाइफ में ज़िंदगी बनाने के लिए, जहाँ पे पेरेंट्स सब कुछ छोड़ के कि मुझे आदमी के साथ नहीं रहना। देखो, लड़ाई हमारे घर में भी होती है, लड़ाई मेरी बहन से भी बहुत बार हुई है, मेरे भाई से भी हुई है, बट हमने वहाँ डिवोर्स नहीं लिया। यहाँ पे एक बार लड़ाई हुई है, हमने डिवोर्स ले लिया और बच्चा फंस गया। लेकिन उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली जो डाइवोर्स रेट हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम क्या है? ईगो। Yes. क्यों? क्योंकि हमने ना तो ना कहना सीखा है, ना सुनना सीखा है। ना एक बहुत छोटा मगर बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर इस वर्ड को अगर आप सही से यूज़ करना सीख जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हो ही नहीं। क्यों? अब जो छोटा बच्चा है उसने, अगेन मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ कि उसने तो अर्ज़ी लगाई नहीं थी कि मुझे पैदा करो। तुम लोगों ने
समाज को दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग की रिप्रोडक्शन जो क्षमता है वो ख़राब नहीं है, हम रिप्रोडक्टिव हैं, हम लोग बच्चा जन्म दे सकते हैं बच्चे को। आपने उसके लिए बच्चा पैदा किया। अगर आपने बच्चा अपने प्यार के लिए पैदा किया होता, अगर आपको बच्चे पसंद होते, तो आप किसी भी कीमत पे उस बच्चे को नेगलेक्ट नहीं करते। आपने उस रिश्ते के अंदर जब भी हम लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, फिर एक बच्चा आता है हमारी लाइफ में, तो ये हमारा एक परिवार है। अब ये 3 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, जितने भी हम फैमिली मेम्बर्स हैं। आप 2 लोग कौन होते हो किसी भी रिश्ते को डिसाइड करने वाले कि हमें एक साथ रहना है या नहीं रहना? हमें उसकी भी राय पूछनी है। हो सकता है कि वो हम दोनों को इक्वली प्यार करता हो सकता है हम दोनों भी उस बच्चे को इक्वली प्यार करते हो। तो बच्चे के पास तो हम लोगों का 100% प्यार जा रहा है ना। तो वो बच्चा कैसे डिसाइड करे और कि मेरे को मम्मी के साथ रहना है या मेरे को पापा के साथ रहना है? ट्रू। पहली बात। दूसरी बात, चलो अनफॉर्चुनेट कंडीशंस के अंदर हम मान भी लें कि नहीं रहा जाएगा, क्योंकि कई बारी डोमेस्टिक वायलेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो औरत चाह के भी नहीं रह पाती। ठीक है, वो फादर बहुत अच्छा है, वो बेटा बहुत अच्छा है, मगर कभी कभी हम लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? अलग तो होना पड़ेगा। और इस बात को भी मान के चलो कि बच्चा सफ़र करेगा और थोड़ा सा पेशेंस लेके आना ज़रूरी है हम सबको। जिस तरह से हमारे एंगर इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही हैं, या हम लोग अपने अपने में मस्त होते जा रहे हैं कि चलो लड़ाई ख़त्म कर रहे हैं, लड़ाई होगी नहीं तो अपने अपने फ़ोन लेके बैठ जाएं। आजकल ये भी एक सिस्टम चल गया है कि ठीक है भैया अपने अपने देखो, मतलब हम लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, मगर ना आप मेरे में इंटरफेयर करो ना मैं आप में करूँगी। तो वो वाला जो एक ये वाला एटीट्यूड भी बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। फिर ऐसे क्या होता है कि इससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव जाती है और बच्चा बड़ा होकर शादी नहीं करता। नहीं, मेरे को तो परिवार चाहिए ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये वाला देखा है जिसके अंदर इतने सारे डिफरेंसेस हैं, जिसके अंदर इतना ज़्यादा शोर है। मैंने प्यार नहीं देखा, मैंने वात्सल्य नहीं देखा, तो मैं फैमिली में क्यों जाऊँ? मैं नहीं चाहूँगा कि अब मैं दोबारा से वो सब कुछ अपनी लाइफ में देखूँ। मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आज की डेट में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि समाज में जो बच्चे हैं वो क्यों शादी से भाग रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर टाइम रहते हमें समझनी पड़ेंगी बातों को, कि जो गहराई है। बेसिक्स, हमेशा बेसिक्स पे रहो ना, क्यों आप इतने आगे जाने की बात करते हो? तो कहीं ना ये सब चीज़ें बचपन से शुरू होती जा रही हैं, जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। बचपन से ही बच्चा थोड़ा सफरा रहा है कह सकते हैं, इसीलिए वो फ्यूचर में ऐसी फैमिलीज़ को भी नेगलेक्ट करता है, शादी के माहौल को नेगलेक्ट करता है। कि बीइंग इनफैक्ट अ गर्ल, मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं जब वो देख लेती है ना कि मेरे परिवार में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, मेरे माँ बाप की नहीं बनी, तो मुझे भी एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि अलग रहे माँ बाप से। तो उनकी इंटेंशन ही ऐसी होती है कि शादी से सबसे पहले भाई तू अलग रहा, अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो। क्यों? क्योंकि उसको उन सब चीज़ों से इग्नोर करना है कि मुझे सास ससुर का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मदर या मेरे फादर की लड़ाई भी ऐसी हुई थी, इस वजह से हुई थी। और कहीं ना कहीं वो सब कुछ फिर अल्टीमेटली डिवोर्सेस, वो एक नेक्स्ट जनरेशन में चीज़ें जा रही हैं। तो इट्स सीम्स लाइक इट्स अ साइकिल जो कि आगे चलती जा रही है। ये जो हमारे 40-50 साल पहले की माएँ हैं ना, उनके ऊपर आप भी मानते हो कि एट्रॉसिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना। फैमिली में उनको कभी भी किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना उनके मायके ने ना उनके ससुराल ने। मायके वाले कहते हैं कि ये तो पराए घर की है, ससुराल वाले कहते हैं अपने घर जाओ, लड़की कहाँ जाए। तो उसने अपने बच्चों की जब परवरिश करनी शुरू करी तो उसने ये सोचा कि मैंने तो ये सब कुछ सह लिया, मैं अब अपनी बेटी को नहीं सहने दूंगी या मैं अपने बेटे को नहीं सहने दूंगी। मगर उसके अंदर ना हम ये भूल गए कि हमने अपने बच्चे की जो परवरिश करनी है ना, उसको बैलेंस में करना था। अभी हम लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है ना कि सभी घरों के एक से संस्कार होते हैं। कई जगह पर मदर इन लॉज बहुत अच्छी होती हैं, माँ से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो बिल्कुल, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बहुएं इस टाइप की होती हैं कि क्योंकि वो पहले सताए हुए परिवार से आई हैं, जहाँ पर उनकी माँ को सताया गया या उनकी दादी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, है ना। तो वो क्या सोच के आती हैं, क्योंकि उनका परसेप्शन बिल्कुल 101% वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ों को देखा है, सहा है, उस माहौल को सहा है। वो बच्चा भी तो सह रहा है ना उस माहौल को, तो वो अपनी एक थॉट को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को लेके आ रहा है वहाँ पर। अब जब वो वहाँ पर ला रहा है तो वो जो यहाँ से अगर प्यार मिल भी रहा है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। नहीं, ये तो दिखावा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, सास तो ऐसी होती है ना। और कहीं ना कहीं सेम चीज़ बहू के ऊपर भी लागू होती है कि बहू एकदम बेटी जैसी आ जाती है, क्योंकि उसने अपने घर में बड़ा अच्छा वाला माहौल देखा कि उसकी जो दादी थी वो उसकी माँ के साथ बहुत अच्छी थी, तो इसलिए वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस के अंदर वो सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो वो बड़ी अच्छी एक डॉटर इन लॉ आई है। तो सास को ये अभी शुरू के ड्रामे
थोड़े दिन बाद रंग रंग दिखाएगी। दिखाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि हम दो आइडेंटिटीज़ ना अलग अलग बन के खड़े हो गए। अब हम लोग जब तक इसको इस पोजीशन में नहीं आएंगे हक करने वाली में, या हम एक मिलनसार वाले के अंदर, तब तक चीज़ें कहाँ पर होंगी। अब ऐसे ही परिवार के अंदर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ये एक फर्दर प्रोसेस है, ये निरंतर वाला है। अब अगले जनरेशन में भी सेम चीज़ें होंगी, फिर उससे अगली में भी यही होंगी। सोच वही पास हो रही है। सोच वही पास हो रही है। हमारे को अपने डीएनए के ऊपर काम करना है कि मेरे डीएनए को जितना हम हेल्दी रख सकेंगे, अपने डीएनए के लिए जितना हम उसको ब्लेस कर सकेंगे, उतना ही हमारी प्रजनी के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए उतना ही हेल्दी होने वाला है। कहीं ना आपको क्या लगता है, एक प्रॉब्लम थी पहले भी कि मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में बहुत डिफरेंस किया जाता था पहले। मतलब देयर इज़ अ टाइम जब लड़के को ज़्यादा दे दिया, लड़की को कम दिया, दोनों छोटे ही हैं। आज भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है? आज उस तरह से जितनी पहले थी उस हिसाब से नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जहाँ पर अभी उतना ज़्यादा शिक्षा का संचार नहीं हुआ है वहाँ पर अभी भी है, मगर बहुत हद तक इस चीज़ के ऊपर कर आ चुका है। मुझे लगता है 5 to 10% होगा जो अब भेदभाव है। बिल्कुल देहात साइड है, गाँव में। देहात साइड, वो भी बहुत ही इंटीरियर के अंदर। Okay. हाँ, अभी एज सच मैंने कहीं नहीं देखा कि जहाँ पर बेटियों से ऐसे वाला भेदभाव हो। अब तो लोग बेटियों को भी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर 2 बेटियां हैं तो ठीक है, मेरे लिए यही दोनों ही बच्चे मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही प्यारे हैं। मगर कहीं ना कहीं अभी बेटे की चाह तो है ही है कि हर कोई चाहता तो है ही है कि अगर एक बेटी हो गई है तो दूसरा मेरा बेटा हो जाए, और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम भी चाहेंगे ना कि मैं दोनों ही जेंडर्स को प्यार करूं, मैं दोनों ही जेंडर्स को समझूं। तो ये मुझे लगता है कि मेरा ये अपना पर्सनल एक विचार है कि हर किसी को हक है कि मेरे पास दोनों जेंडर्स हों, मगर नहीं किसी भी कंडीशन में अगर दोनों जेंडर आपके पास नहीं आ रहे आपकी किस्मत में, तो उसको भगवान जी का प्रसाद मान के और उसी के अंदर संतुष्ट होना चाहिए। एक तो ना ऑब्वियसली जैसे आपने बोला वैसा है नहीं कि लड़की को कम प्यार किया जा रहा है। मुझे भी ऐसा फील होता है, हर एक एजुकेटेड पेरेंट चाहता है कि मेरे पास दोनों बच्चे आ जाएं, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन की क्या वैल्यू है, मेरी बुआ की क्या वैल्यू है। जब वो घर में आती है तब कितनी खिलखिलाहट होती है। तो और हमारे कई सारे हिंदुत्व में त्यौहार भी ऐसे हैं, रक्षाबंधन है या फिर जो तीज त्यौहार है, जहाँ पे फीमेल का होना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे यू फाइंड अ वैल्यू कि फीमेल कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो सब फीमेल ओरिएंटेड हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर महिला को जो रिस्पेक्ट है वो सदियों से मिलती आ रही है, शुरू से। और महिलाओं का भागीदारी हमारे समाज ने समझी हुई है कि सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की है, क्योंकि वो ना हो तो संसार ना चले। रिप्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो महिला के पास है, तो वो पहले ही रिस्पेक्टेबल है। तो ये अपने आप में हमारे धर्म की बहुत ही खूबसूरती है। मगर कहीं ना कहीं जब हम महिलाओं को सिर्फ त्योहारों से जोड़ के और रिस्पेक्ट देते लेते हैं ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं तकलीफ़ देता है कि जब त्यौहार आते हैं तो चलो जी राखी बंधवा लो, टीका लगवा लो, या वो कंजकें पूज लो, मगर उसके बाद जब वो दिन चला जाता है तो फिर उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़, वो मेरे को समझ में नहीं आती। तो ये जो दोहरा रूप है, क्योंकि जब भी कन्या पूजन होता है तो पुरुष कन्या पूजन करते हैं, है ना। अगर भाई की कलाई पे राखी सजती है तो वो बहन की वजह से, तो वो भी भाई है। Correct. और अगर फिर वो सारे रिश्तों को भूल कैसे सकता है। तो ये मैं पुरुषों को भी ये बात बोलना चाहूँगी कि अपने अंदर के हर पुरुष के अंदर भी स्त्री है, उसको कभी मरने ना दो, उसको हमेशा ज़िंदा रखो। जो प्यार तुम अपनी बेटी के साथ करना चाहते हो, जो लाड दुलार जो उसको चाहरीज उसके ऊपर करना चाहते हो, वो समाज की हर औरत डिज़र्व करती है। वो तुम्हारी बीवी भी डिज़र्व करती है, वो तुम्हारी माँ बहन कोई भी है, बहू कोई भी रिश्ता है वो डिज़र्व करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही जेंडर्स जो हैं उनको अपने आप को ना सोचना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और अपने रूट्स के साथ जुड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि तीज त्यौहार तो हर कोई मना ही रहा है। अगर आपकी आस्था है तभी मना रहे हो, तो उसकी रिस्पेक्ट भी कर लो उन त्योहारों की, उन जो भी चाह से हम लोग फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम उनको रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे ना, उनको सच्ची में मानने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली समाज में कोई भी औरत जो है ना वो प्रताड़ित नहीं होगी। और कोई भी लड़का भी प्रताड़ित नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में लड़के भी उसी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस हो गया। माओ ने अपने फैमिली के जो मर्द थे सो कॉल्ड, उनको देख के कि भैया ये तो बहुत ही हाश हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा इस तरह से बने, वो बहुत ही सभ्य होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। तो आज के लड़के बहुत डिसेंट हैं जो बच्चे हैं हमारे,
और मगर वहीं पे जो गर्ल्स हैं, क्योंकि वो अब टॉम बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो गया समाज के अंदर। तो अभी पहले जो पुरुषों की तरफ से था, अभी वो स्त्रियों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से हो रहा है। तो अनहैप्पीनेस फिर क्रिएट हो गया। हमने ये किया था हैप्पीनेस के लिए, तो हमने हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। हमने कहीं पे भी वो कलह कलेश से डर के ही तो हमने अपने बेटों को एजुकेट किया था कि बेटा गर्ल चाइल्ड की रिस्पेक्ट करनी है। तो हमने अपनी बेटी को भी बोलना है कि हर पुरुष एक सा नहीं है। कई बारी अनजाने में भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लड़कों के लिए भी ख़राब हो रही हैं। तो मैं तो सभी को यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि समन्वय बनाना सीखो, येस और नो को समझो। ये दो बहुत छोटे शब्द हैं, पावरफुल शब्द हैं। अगर इनको हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी सेटल हो जाएंगी। हमारे घर के अंदर भी खुशियाँ होंगी। जैसे पहले ठहाके लगते थे ना, मैं सीरियसली मिस करती हूँ क्योंकि किसी के भी घर में मेहमान आए होते थे ना, वो पूरे मोहल्ले का मेहमान होता था। कहीं से बिस्तरे आ रहे हैं, कहीं से खाना आ रहा है, अरे उनकी बहन आई हुई है, मैं ये बना के लेके जाऊँगी। या वो जो एक फैमिली के अंदर जो गेट टुगेदरनेस एक समाज में ही हो जाती थी कि आसपास में भी एक त्यौहार की तरह कोई सेलिब्रेट होता था किसी का आना। तो वो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। इनफैक्ट सब जगह ना पता चल जाता था कि उसके घर पे मेहमान आए हुए हैं, आज उसके घर पे चलना है, आज वहाँ जाएंगे। और इनफैक्ट ऐसा भी था, मतलब मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब हम शादी के बाद जब हम जाते थे तो पूरा को पूरी गली सब आ रहे हैं उसको वेलकम करने के लिए, उसको ड्रॉप करने के लिए। अब वो सब क्योंकि हम न्यूक्लियर में जाते जाते हैं, हमें अब किसी से मतलब ही नहीं है, तो कब आए कब चलेगा ये पता ही नहीं चला, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी को एक दूसरे से। सीरियसली। और इतना अनफॉर्चुनेट लगता है कि आज की डेट में शादियां तो चलो, कभी कभी हमें दुख का भी नहीं पता चलता। हम एक ही सोसाइटी में, एक ही बिल्डिंग में रह रहे होते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हमारे नीचे वाले फ्लैट में या ऊपर वाले फ्लैट में क्या दुर्घटना हो चुकी है। कितने बाद में पता चलता है कि अरे उनके घर में ऐसी मिसहैपनिंग हो गई थी। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं जहाँ पर समाज को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए एक दूसरे के सुख दुख में। हम वो बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये जो हम लैक कर रहे हैं ना, हमें नहीं मुझे तो लगता है कि अब ना जैसे पितृदोष, कालसर्प दोष और ये जितने भी दोष हैं ना, इनके साथ एक दोष और भी आ गया, दैव दोष। क्योंकि कुछ चीज़ें ना देवताओं से, भगवान से रिलेटेड हैं। ये जो जीना मरना है उसके अंदर वो विद्यमान है। जब जीवात्मा आती है तो भी वो विद्यमान है, जब वो जीवात्मा जाती है तो भी उसी का ही एग्ज़िट है। तो दोनों ही चीज़ों के अंदर हम लोग नहीं पहुंचते हैं। अगर हम जाते भी हैं तो हम लोग ना फॉर्मेलिटी से जाते हैं, या फिर अरे देखो इन्होंने तो ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। ये सब चीज़ें नहीं करनी ना। हमें आशीर्वाद अगर चाहिए ना तो सबसे पहले मुझे आशीर्वाद देना होगा। सबसे पहले मेरे को गुड वाइब देनी होगी, अगर मेरे को अपने लिए गुड वाइब चाहिए, क्योंकि ये तो रेसिप्रोसिटी है ना। तो रेसिप्रोसिटी के अंदर हम लोग फेल हो रहे हैं और उस वजह से जो अकेलापन, कितना स्ट्रेस बढ़ गया है, डिप्रेशन आ गया है इंडिया में। मुझे आज से 5 साल पहले भी नहीं लगता था कि साइकोलॉजिस्ट की इतनी ज़्यादा हैवी डिमांड हो जाएगी हमारी सोसाइटी में। मेरा बेटा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। जिस टाइम वो साइकोलॉजी ले रहा था तो मुझे थोड़ा सा डाउट था, मुझे लग रहा था कि इसको फ़ॉरेन भेजना पड़ेगा। और आज मैं देखती हूँ कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के, जिसको मतलब विश्वास कर पाना कि इंडिया के अंदर साइकोलॉजिस्ट, हम लोग तो मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हम लोगों को पता नहीं था कि स्ट्रेस क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। और आज हमारे हर बच्चे को, जैसे ही बच्चा 10-11 साल का हो रहा है, उसको ये सब चीज़ें हैं, उसको इश्यूज़ हैं, उसको पर्सनल बिहेवियर के इश्यूज़ हैं, वो कहाँ जाए, किससे बात करे। तो किसी के पास कोई कंधा नहीं है जहाँ पर वो बैठ के रो ले कि भाई मेरी भी परेशानियाँ हैं, मेरे भी इश्यूज़ हैं, मैं कहाँ सुनाऊँ जाके। मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। अब महंगाई इतनी है, माँ बाप भी क्या करें, उन दोनों को कमाना है। मगर माँ बाप को ये तो सोचना पड़ेगा ना कि भैया थोड़े से मैं अपने खर्चे कंट्रोल कर दूँ, या मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी लाइफ से, जो उसको थोड़ा कम कर लूँ। 4 BH की जगह 3 BH में रह लूँ, मगर मैं अपने बच्चे को भी टाइम दे दूँ, उसको भी सुन लूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा है। छोटा सा बच्चा है, जैसे ही वो 3-4-5 साल का होता है, वो स्कूल जाना शुरू होता है, हमें लगता है बड़ा हो गया। अरे हम तो कुछ समझ नहीं रहे, हम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सब कुछ समझे, वो अपने आप को भी समझे। अभी वो 5 साल का बच्चा है। इनफैक्ट एज पर द स्टडी लॉजिकल सेंस भी 7 साल के बाद डेवलप होती है माइंड में। अगर आप 7 साल से पहले एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेटा आपको दिमाग नहीं है क्या, तो आप गलत सोच रहे हो। उसमें अभी लॉजिक क्रिएट करने की क्षमता भी नहीं आई है। और जस्ट थिंक अबाउट यू, आपने लॉजिक क्रिएट करने कब शुरू करे, क्या आप अभी भी क्रिएट कर पा रहे हो? सो दीज थिंग्स मैटर्स, और वही चीज़ें हैं जहीं कहीं लैक करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैम, एक मैंने ये भी देखा है कि ना आजकल के पेरेंट्स, क्योंकि
हम जो फील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लेडीज़ से मैंने ये नोटिस किया है कि एक भावना भी आ गई है कि मेरे को अपने बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस नहीं करना है, मेरी खुद की लाइफ भी तो है। और इसको वो कवर ऐसे किया जा रहा है कि ये कौन सा क्या पता हमारे साथ रहे ना रहे बड़े होके, तो मैं अभी से इतना सेक्रीफाइस क्यों करूँ कि मैं बाद में मुझे पछतावा हो। इज़ इट ट्रू? क्या ये चीज़ सही है? ये सिर्फ अपने आप को जस्टिफिकेशन है अपने लिए, क्योंकि मैं ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो अपने आप आंसर्स क्रिएट करता है और ये बहुत नेचुरल है। तो ये वो है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को 100% नहीं दे रही हूँ ना, तो मैं अपने आप को इस आवरण के पीछे छुपा रही हूँ कि कल को तो इसने मेरे को छोड़ना ही है, तो मैं क्यों आज सेक्रीफाइस करूँ। तो इसका मतलब तुम्हारे को अपने प्यार पे यकीन नहीं है, या तुम्हारे को अपनी प्रजनी पे यकीन नहीं है। Yes. तुमने जिसको जन्म दिया, क्या इसका मतलब तुम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो? क्यों ये जो ट्रस्ट इशू हुआ वो क्यों बना, क्यों क्रिएट हुआ? ये तो हमें पूछना पड़ेगा ना खुद से। क्योंकि क्या मेरे को अपने अंदर फेथ नहीं है? इसका मतलब कि मैंने जिस बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखा और मैंने जो 9 महीने उस बच्चे के साथ अपना एक तालमेल बिठाया, मैंने उसके साथ जो अपना एक मातृत्व और बच्चे का जो एक रिलेशनशिप क्रिएट किया उन 9 महीने के अंदर, तो मेरे को उसके ऊपर डाउट है। तो इसका मतलब मुझे खुद पे डाउट है। इसलिए मैं ये रीजनिंग देके और अपने आप को फ्री करना चाह रही हूँ, ताकि मेरे को कोई चैलेंज नहीं करे, कोई क्वेश्चन नहीं करे कि भैया तुम ये गलत कर रही हो। तो मेरे को वो नहीं सुनना ना, वो गलत नहीं अपने आप को कहलवाया जाना कि मैं कहीं गलत हूँ। क्योंकि आज समाज अपने आप को दोषी नहीं कहलवाना चाहता। Correct. वो अपने आप को 101% में जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसके अंदर एक्सीलेंट हूँ। मेरे को किसी की नॉलेज नहीं चाहिए, मैं किसी से शॉर्ट नहीं हूँ, मेरी जो सोच है वो परफेक्ट है, क्योंकि मैं फ्री हूँ अपनी इस सोच के लिए। मैं जो सोचना चाहती हूँ वो सोच सकती हूँ, जो खाना चाहती हूँ वो खा सकती हूँ। मगर आप देखें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें भी तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप ये देखो कि आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हिंदू धर्म को फॉलो किया जाने लगा है, सनातन को फॉलो किया जाने लगा है। वो चाहते हैं कि हमें भी, जैसे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने पास सुलाते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, वो भी चाहते हैं ये वाला पैम्पर होना। कौन नहीं चाहता, है ना? हर कोई चाहता है। अगर वो चीज़ मैं दे रही हूँ, अगर मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया होगा ये वाला प्यार, तो डेफिनेटली वो बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे। कुछ भी कर लूँ मैं उनके लिए, चाहे कितनी ही प्रॉपर्टी, पूरा अर्थ ही क्यों ना खरीद के दे दूँ, वो नहीं रहेंगे। राइट। क्यों? क्योंकि उनको वो जो एक अफेक्शन चाहिए था, वो जो टच चाहिए था, वो टच तो मिला नहीं। कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती, एक टच ही काफ़ी होता है। जब कभी आप किसी मूड में होते हैं ना, चाहे अच्छे मूड में हो या बुरे मूड में हो, कोई आके अगर आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर अगर आपका हाथ ही हल्के से प्रेस कर देता है ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो वो ये फीलिंग तो हर बच्चे में भी है। और माँओं को अपने अंदर इस तरह की भावनाएं नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का पूरा वजूद, उसका जो पूरी परवरिश है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और उसने समाज के लिए जो हम जन्म लिया है हमने, तो समाज को कुछ देने के लिए हम लोग पैदा हुए। सिर्फ पैदा हुए, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए, बूढ़े हुए और मर गए, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप समाज में जन्म, भगवान जी ने अगर हमें मनुष्य जन्म के अंदर जन्म दिया है, मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो इसका मतलब समझ लो कि वो आपसे अपना कोई यूनिक काम कराना चाहता है। और यहाँ पर हर कोई यूनिक काम करने के लिए पैदा हुआ है। अब वो चीज़ हमें अपने विवेक से समझनी पड़ेगी कि भगवान जी ने ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है कि जो मेरे को डिलीवर करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को फुलफ़िल करनी है। अब हिमांशु को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो अलग अलग ब्रेन्स को अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं और समाज के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे ही हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा। अब हिमांशु शुरू से पॉडकास्ट में नहीं है, हम ये भी जानते हैं, है ना? तो हिमांशु का एक डायमेंशन और भी है, वो जो उनका पर्सनल जो जॉब करते हैं, जो भी आप करते हैं, मगर उसमें से आपने सोचा कि नहीं मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। करेक्ट है ना? ये तो मेरे लिए हो गया, लाइवलीहुड के लिए हो गया। समाज के लिए आपने कुछ बुद्धिजीवियों को सिलेक्ट किया, उनको पॉडकास्ट पे बुलाया, उनके जो भी शब्द समाज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो जाएंगे, मासेस में जाएंगे। अगर कहीं एक भी इंसान के अंदर चेंज आएगा तो उसका क्रेडिट हिमांशु को मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो ये इस तरह के जो भी इनिशिएटिव्स हैं जो समाज के अंदर समानता क्रिएट करने के लिए, सौहार्द क्रिएट करने के लिए, तो वो हम लोगों को लेने होंगे। 8 बिलियन लोग हैं, किसी एक के करने से नहीं चलेगा। हर इंसान को अपने अंदर एक क्रिएटर क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं इस प्लेनेट के लिए क्या कर सकता हूँ। Absolutely.
तो हम लोग उसके ऊपर अगर जब फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा समाज बहुत ही खूबसूरत होगा। हमारे बच्चे बिना डर के बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। आज तो अगर घर से बच्चा बाहर निकलता है तो एक डर रहता है कि भगवान जी सही सलामत ले आना घर, है ना, क्योंकि बाहर कोई समझाने वाला ही नहीं है कि बेटा आपको मैंने बाइक दिला दी है मगर उसको ड्राइव करना है, लिमिट्स के अंदर ड्राइव करना है। बच्चे स्टंट करते हैं, माँ बाप ने तो बड़े अच्छे से उनको बाइक दिलाई उनको खुश करने के लिए, मगर आपने उम्र से पहले बाइक दिलाई। बाइक गाड़ी से ज़्यादा खतरनाक है। टू व्हीलर जो है, आपने उसको सेफ्टी गार्ड्स नहीं लेकर दिए, आपने उसको सेफ्टी नहीं सिखाई कि बेटा तेरी सेफ्टी नहीं है, इसमें हमारी सेफ्टी है, हमारे इमोशंस की सेफ्टी है, तू घर ठीक ठाक आएगा तो ही हम जिंदा हैं। तो ये सब चीज़ें कौन करेगा? हमें ही तो करनी है ना। तो अगर हम अपने अपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें ना कि मैंने जिसको जन्म दिया है, इसको मैंने क्रिएट किया है, मैं इसकी क्रिएटर हूँ और इसको बेस्ट एक्सेल बनाना मेरा अपनी दायित्व है, ड्यूटी है, तो डेफिनेटली हम लोग सब बहुत सुखी और खुश रहने वाले हैं। और मैं तो सबको चाहती हूँ कि हर घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। Absolutely. कुछ चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली हैं और जिनको हम लोग नहीं ख़त्म कर सकते, वो तो होने ही हैं, वो दुख तो आने ही हैं। तो बाकी सब चीज़ों के ऊपर तो हम कंट्रोल जिन पे कर सकते हैं उन पे तो कर ही लें। ट्रू। द कंक्लूजन इज़ कि आप चीज़ों से बचो मत, आप अच्छी शिक्षा दो, चीज़ें कोशिश करो कि आप इस पॉडकास्ट को देख के जो आपकी लाइफ में मिसिंग है उससे लर्न कर सको और अपने बच्चों में वो शिक्षा दे सको जो देनी है। बाकी बिफोर दिस आई वी एंड दिस, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सो वंडरफुल इनसाइट विद ऑल ऑफ अस। और आई होप लोगों को बहुत पसंद आए। लोग आप एक दूसरे को प्लीज़ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि वो पेरेंट बनने वाला है या फिर कहीं पे लैक कर रहा है। शेयर दिस पॉडकास्ट विद द पर्सन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. थैंक Thank यू। you.